हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पादप जल संबंध की पहली हेडिंग जल विभव या जल अंतः शक्ति के बारे में। आप कक्षा 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। 11वां चैप्टर पौधों में परिवहन के बारे में। तो आइए देखते हैं जल विभव या जल अंतः शक्ति क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझा जाए। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ अध्ययन को आसान बना देता है। ठीक है, पादप और जल में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या क्या होगी, इसको जानने के लिए कुछ मानक शब्द हैं, स्टैंडर्ड टर्म हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर वे शब्द आपको पता हैं तो इस संबंध को समझना, अध्ययन करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं उन संबंधों के बारे में। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। ठीक है, अगर जल की गति को समझना है, परिवहन को समझना है, तो इसको समझने के लिए आपको जल विभव के बारे में जानना होगा कि जल विभव आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलेय विभव या विलेय अंतः शक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतः शक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। ठीक है, जल विभव कैसे पता चलेगा, तो जल विभव को पता करने के लिए दो मुख्य कारक हैं। ठीक है, वे कौन कौन से मुख्य कारक हैं जो जल विभव को सुनिश्चित करते हैं। तो पहला है विलेय विभव, जिसे विलेय अंतः शक्ति भी कहा जाता है, और दूसरा है दाब विभव, जिसे दाब अंतः शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप पादप जल संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी पहली हेडिंग जल विभव या जल अंतः शक्ति के बारे में। इसमें आपने देखा कि पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों का समझ अध्ययन को आसान बना देता है। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। ठीक है, जल विभव कैसे पता चलेगा, तो जल विभव को जानने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए दो मुख्य कारक हैं, विलेय विभव या विलेय अंतः शक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतः शक्ति। जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, जो जल है H2O है, उसके मॉलिक्यूल्स में, अणुओं में हमेशा मूवमेंट होता रहता है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल के अणु अगर द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो वह रैंडमली अनियमित गति करते रहते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, तो जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, द्रव और गैस अवस्था में वे अनियमित गति करते हैं, और यह गति तीव्र और स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो, ठीक है, अगर कोई सिस्टम हो, तंत्र हो, जिसमें जल क्या हो, अधिक मात्रा में हो, किसी तंत्र में यदि जल अधिक मात्रा में जल हो, तो उनमें अधिक गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम में, किसी तंत्र में जल की मात्रा अधिक है, तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा और जल विभव भी होगा। ठीक है, तो किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो, तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होगा। ठीक है, अगर प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, तो उसका जल विभव जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होगा। यदि कोई दो अंतःविष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो, ठीक है, यदि दो जल तंत्र हैं, अंतःविष्ट हैं और आपस में टच में हैं, संपर्क में हैं। ठीक है, यदि कोई दो अंतःविष्ट जल तंत्र संपर्क में हो, तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण
जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो जल की वास्तविक गति की त्वरित गति है वह ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग की ओर होगी। जल की जो मूवमेंट होगी, त्वरित गति जो होगी, जिधर एनर्जी ज़्यादा होगी और जिधर एनर्जी कम होगी, तो ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग से जल जो है कम ऊर्जा वाले भाग की ओर गति करेगा। कब ऐसा होगा? जब दो अंतःविष्ट जल तंत्र संपर्क में होंगे, तब ऐसा होगा। ठीक है, यदि कोई दो अंतःविष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। अतः पानी जो है उच्च जल विभव वाले अंतःविष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। ठीक है, तो जल जो है, पानी जो है किधर मूवमेंट करेगा? जिधर विभव जो है अधिक होगा उधर से कम जल विभव वाले की तरफ गति होगी। तो पानी जो है उच्च जल विभव वाले अंतःविष्ट जल तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। तो उच्च जल विभव वाले अंतःविष्ट तंत्र से जल जो है वह कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा, गति करेगा। ठीक है, तो उच्च जल विभव से कम जल विभव की ओर पानी के अणुओं की गति होगी। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है। ठीक है, पदार्थ की गति की जो यह प्रक्रिया है यह ऊर्जा के प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। ठीक है, पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा के प्रवणता के अनुसार होती है। जिधर विभव जल विभव अधिक होगा और जिधर जल विभव कम होगा तो उच्च जल विभव से जल जो है कम जल विभव की ओर गति करेगा। अर्थात पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा के प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई से चिन्हित किया जाता है। यह साई का निशान है, त्रिशूल की तरह आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल जैसी इकाई, दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जल विभव को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? साई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो इकाई होगी, दाब इकाई, वह पास्कल्स होती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। ठीक है, परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के, ठीक है, परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव, ठीक है, जो शुद्ध जल है उसका जल विभव, परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव को एक मानक ताप पर, जो किसी दाब में नहीं है, शून्य माना गया है। ठीक है, तो परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव जो है एक मानक ताप पर, जो किसी दाब में नहीं है, पर क्या माना गया है? शून्य माना गया है। तो शुद्ध जल का जल विभव शून्य माना गया है एक मानक ताप पर, जो किसी दाब में नहीं है। ठीक है, आगे देखें। यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं, यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी कम हो जाता है। ठीक है, जो मुक्त पानी है, फ्री वाटर है, मूवमेंट हो रहा है, जो खाली जगह है, वह कम हो जाएगा जब कुछ विलेय जो है शुद्ध जल में घोल दिए जाएंगे। जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर शुद्ध जल में कोई विलेय पदार्थ आप घोलेंगे तो जल की सांद्रता घट जाएगी, जल का विभव कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी कम हो जाता है, जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव कम होता है।
निम्न होता है। ठीक है, तो विलयन जो होते हैं, चाहे सभी विलयन में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव क्या होता है, विलयन का कम होता है, निम्न होता है। शुद्ध जल का जल विभव अधिक होता है, जबकि विलयन का जल विभव निम्न होता है शुद्ध जल की तुलना में। ठीक है, तो यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी कम हो जाता है, जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है, कम होता है। इस निम्नता का परिणाम, ठीक है, इस कमी का रिजल्ट क्या होता है, इस निम्नता का परिणाम एक विलेय के द्रवीकरण के कारण है। ठीक है, इस कमी का रिजल्ट क्या है, तो इस कमी का जो परिणाम है वह है एक विलेय के द्रवीकरण के कारण। विलेय के द्रवीकरण के कारण यह निम्नता हो रही है। इस निम्नता का परिणाम एक विलेय के द्रवीकरण के कारण है, जिसे विलेय विभव कहा जाता है। ठीक है, तो यह कमी किसके कारण हो रही है, विलेय के द्रवीकरण के कारण हो रही है, जिसे विलेय विभव कहा जाता है, साई यश कहा जाता है। ठीक है, साई यश सदैव नकारात्मक होता है। विलेय विभव जो है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, साई यश। विलेय विभव को किससे चिन्ह क्या है, साई यश। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो साई यश अधिक नकारात्मक होता है। ठीक है, तो विलेय विभव जिसे साई यश से प्रेजेंट करते हैं यह सदैव नकारात्मक होता है, और जब विलेय के अणु अधिक होंगे तो साई यश अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दबाव पर विलेय या घोल का जल विभव साई यश बराबर होता है विलेय विभव साई यश होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव पर विलेय या घोल का जल विभव विलेय विभव होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडलीय दबाव पर जो विलेय या घोल का जल विभव होता है वह विलेय विभव होता है, जिसे साई यश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखें, यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए, ठीक है, नॉर्मल वायुमंडलीय दबाव पर, नॉर्मल वायुमंडलीय दबाव जो होता है उस समय विलेय या घोल का जल विभव जो साई यश है वह विलेय विभव साई यश होता है। लेकिन यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। ठीक है, यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाएगा तो उसका जल विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरे जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। ठीक है, तो यह जल विभव जो बढ़ रहा है वह किसके बराबर होगा, वह एक जगह से दूसरे जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के किस तंत्र में दाब निर्मित होता है? ठीक है, प्रश्न है कि हमारे शरीर के किस तंत्र में प्रेशर निर्मित होता है, दाब निर्मित होता है। आइए देखते हैं। जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है और कोशिका को स्फीत बना देता है। ठीक है, जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है तो वह कोशिका भित्ति पर दाब को बढ़ा देता है। तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा तो कोशिका भित्ति पर दाब बढ़ जाता है और जिससे कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है, कोशिका में स्फीति बन जाता है। ठीक है, चित्र 11.2।
जैसे यहाँ पे आप देखें, इस कोशिका के अंदर जब वाटर इंटर करता है विसरण के कारण, तो यह कोशिका क्या होती है, फूल जाती है, स्फीत हो जाती है, टर्गिट हो जाती है। ठीक है, इस दीवार पर वाटर का प्रेशर लगने लगता है। यह बातें बताई जा रही हैं। देखिए ध्यान से, जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है, कोशिका भित्ति पर क्या बढ़ा देगा, दाब बढ़ा देगा वाटर के कारण, जिसके कारण कोशिका को स्फीत बना देता है, कोशिका फूल जाती है। यह दाब विभव को बढ़ा देता है। ठीक है, और क्या होगा, दाब विभव बढ़ जाएगा। यह दाब विभव को बढ़ा देता है। दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक होता है। ठीक है, दाब विभव जो है वह मैक्सिमम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। हालांकि पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जब एक कोशिका में विसरण के कारण जल प्रवेश करता है तो उसके कारण वह कोशिका में स्फीति बना देता है, जिससे दाब विभव बढ़ जाता है। दाब विभव जो है ज़्यादातर सकारात्मक होता है। हालांकि पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जलखंड में तनाव जो है एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जाइलम के जलखंड में जो तनाव पैदा हो रहा है उससे जल के परिवहन, तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जलखंड में तनाव जो है वह एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को साइपी से चिन्हित किया जाता है। विलेय विभव, जल विभव को साइयस से प्रदर्शित किया गया था। उसी तरह दाब विभव को किससे लिखते हैं, साइपी से। दाब विभव को साइपी से चिन्हित किया गया है। कोशिका का जल विभव, कोशिका का जल विभव विलेय और दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। कोशिका का जो जल विभव है वह विलेय विभव और दाब विभव दोनों से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध इस प्रकार है, साइयस बराबर साइयस प्लस साइपी। ठीक है, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, साइयस और साइपी में, तो साइयस बराबर साइयस प्लस साइपी, यह आपस में दोनों का संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जल विभव साइन डब्लू, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन डब्लू होगा वाटर के लिए जल विभव। साइन डब्लू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। कोशिका का जल विभव साइन डब्लू जो किसके बराबर होगा, साइन एस अर्थात विलेय विभव। ठीक है, जल विभव और दाब विभव के दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दाब विभव को साइन पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विलेय विभव को साइन एस से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का योग जो है जल विभव साइन डब्लू के बराबर होता है। साइन डब्लू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। ठीक है, तो कोशिका का जल विभव साइन डब्लू, विलेय विभव साइन एस और दाब विभव साइन पी दोनों से प्रभावित होता है, और इन दोनों के बीच निम्न संबंध है, साइन डब्लू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।